कर्ण पिशाचनी रेत के ढेरों में दफन रहस्य। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के रेगिस्तान में सिर्फ रेत के टीले ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे रहस्य भी दफन हैं जिनसे आज भी लोग डरते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि 30 साल पुराना एक सच है। वो साल था 1994। वो जगह थी राजस्थान का एक छोटा सा गांव और वो रात थी जब दो दोस्तों ने एक ऐसी कहानी सुनी जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। पर सबसे डरावना सच ये था कि जिससे वो कहानी सुन रहे थे वो खुद एक रहस्य था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि आखिर में है एक ऐसा ट्विस्ट जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें और घंटी आइकन को प्रेस करना ताकि आप ऐसी ही डरावनी कहानियों से वंचित ना रह जाएं। और हाँ, इस कहानी को रात में अकेले ना सुनना क्योंकि कौन जाने कहानी सुनाने वाला आपके पीछे तो नहीं खड़ा है। राजस्थान नाम सुनते ही दिमाग में आते हैं रेत के टीले, ऊंट, महल और वीरता की गाथाएं। लेकिन इस सुनहरे राज्य की रेत के नीचे दफन हैं कई ऐसे रहस्य जिनसे आज भी लोग कांप जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे ही रहस्य की जो लगभग 30 साल पुरानी है। वो साल था 1994 जब दो दोस्तों ने एक ऐसी कहानी सुनी जिसने उनकी जिंदगी ही बदल दी। और सबसे डरावना सच ये था कि जिससे वो कहानी सुन रहे थे वो खुद एक रहस्य था। साल 1994 की गर्मियों की एक रात थी। राजस्थान के बाड़मेर जिले का एक छोटा सा गांव था, खिजड़ली। गांव के दो दोस्त विजय और मनोज गर्मी से बचने के लिए गांव के बाहर एक टीले पर बैठे थे। चांदनी रात थी और रेत चांदी की तरह चमक रही थी। आज बड़ा अजीब दिन है, विजय ने कहा। सारे कुत्ते शाम से भौंक रहे हैं। हाँ, और हवा में एक अजीब सी गंध है, मनोज ने कहते हुए नाक सिकोड़ी, जैसे सड़े हुए फूलों की खुशबू। दोनों दोस्त गांव के सबसे बहादुर युवक माने जाते थे। विजय 22 साल का था जो जोधपुर में पढ़ाई करता था और छुट्टियों में गांव आया हुआ था। मनोज 21 साल का था जो गांव में ही रहता था और अपने पिता की खेती में हाथ बटाता था। सुना है पुराने किले के पास फिर से वो आवाजें आ रही हैं, मनोज ने कहा। कौन सी आवाजें? वो कर्ण पिशाचनी की। विजय हंस पड़ा। अरे यार, तुम भी उन अंधविश्वासी बूढ़ों की बातें मानते हो? कर्ण पिशाचनी कोई होती नहीं, बस लोक कथाएं हैं। पर दादी कहती थी ना कि उसने खुद देखा था, मनोज ने गंभीर होते हुए कहा। 1947 में जब वो छोटी थी तब उसने कर्ण पिशाचनी को देखा था। कहती थी कि वो एक औरत है जिसके बाल जमीन तक लटके हुए हैं और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हैं। तभी अचानक एक आवाज आई, तुम दोनों कर्ण पिशाचनी के बारे में बात कर रहे हो? दोनों चौंक कर पीछे मुड़े। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसकी उम्र लगभग 70 साल होगी। उसने सफेद धोती और कुर्ता पहना हुआ था और सिर पर पगड़ी बांधी हुई थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था लेकिन आंखें चमकदार थी। आप कौन हैं? विजय ने पूछा। मैं हूं ठाकुर बलवंत सिंह, बूढ़े ने कहा। मैं इसी गांव का रहने वाला था, बहुत साल पहले। अब जोधपुर में रहता हूं। आज यहां कुछ काम से आया था। आपने कर्ण पिशाचनी का नाम सुना? मनोज ने पूछा। बूढ़े की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। सुना नहीं, देखा है। और सिर्फ मैंने ही नहीं, इस गांव के कई लोगों ने देखा है, लेकिन ज्यादातर मर चुके हैं। दोनों दोस्तों की रुचि जाग गई। विजय ने कहा, आप हमें इसके बारे में बताइए ना। बूढ़ा आदमी धीरे से बैठ गया। ये कहानी बहुत लंबी है और बहुत डरावनी भी। तुम सुनने के लिए तैयार हो? दोनों ने हाँ में सिर हिलाया। बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहानी शुरू की। यह बात है 1965 की। मैं तब 40 साल का था। उस समय इस गांव में एक युवक रहता था, करण सिंह। वो बहुत हंसमुख और मददगार इंसान था। सबका काम करता, सबकी मदद करता। लेकिन उसकी एक बहन थी, कमला। बूढ़े की आवाज में एक दर्द था। कमला बहुत सुंदर थी लेकिन उसका जन्म ही एक श्राप के साथ हुआ था। जब वो पैदा हुई थी तब गांव के एक साधु ने कहा था कि इस लड़की पर किसी पिशाच का साया है। लेकिन करण ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। क्या हुआ था फिर? मनोज ने उत्सुकता से पूछा।
कमला की शादी तय हुई एक पड़ोस के गांव के लड़के से। शादी से एक रात पहले कमला अचानक बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार आया और वो बेहोश हो गई। गांव का वैद्य बुलाया गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। अगली सुबह कमला मर चुकी थी। बूढ़े ने आंखें बंद कर लीं, जैसे वो दृश्य फिर से देख रहा हो। करण टूट गया। उसने 3 दिन तक खाना पीना छोड़ दिया। फिर उसने एक फैसला किया। वो किसी तांत्रिक के पास गया जो गांव से 10 मील दूर एक गुफा में रहता था। वो तांत्रिक बहुत खतरनाक माना जाता था। लोग कहते थे कि वो मुर्दों से बात कर सकता है। करण ने उससे विनती की कि वो उसकी बहन को वापस ले आए। तांत्रिक ने कहा कि यह संभव है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी है। क्या कीमत थी? विजय ने पूछा। तांत्रिक ने कहा कि वो कमला की आत्मा को वापस ला सकता है, लेकिन उसकी आत्मा किसी और के शरीर में प्रवेश करेगी, और जिसके शरीर में वो प्रवेश करेगी वो व्यक्ति मर जाएगा। करण ने कहा कि वो खुद अपना शरीर देगा, लेकिन तांत्रिक ने मना कर दिया। उसने कहा कि भाई बहन का रिश्ता इतना गहरा है कि ये काम नहीं करेगा। उसे एक अनजान व्यक्ति की जरूरत है। बूढ़े की आवाज कांपने लगी। करण ने क्या किया किसी को पता नहीं, लेकिन एक हफ्ते बाद गांव के एक युवक की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई, और उसी रात कमला का शव गायब हो गया। क्या? मनोज चिल्लाया। हाँ, अगली सुबह लोगों ने देखा कि कमला जीवित है, लेकिन वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वो बहुत कम बोलती थी। करण ने लोगों से कहा कि कमला बच गई है, वो मरी नहीं थी, बस गहरी बेहोशी में थी। लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसी दिन से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। पहली घटना गांव के एक बच्चे के साथ हुई। 10 साल का लड़का रामू, वो एक रात अचानक गायब हो गया। उसे 3 दिन बाद गांव के कुएं के पास मिला। वो जीवित था, लेकिन उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने बताया कि एक औरत ने उसे बुलाया था, जिसके लंबे काले बाल थे। औरत ने उसे कुछ मीठा किया और फिर वो कुछ याद नहीं रख पाया। डॉक्टर ने जांच की तो पता चला कि रामू के शरीर से बहुत सारा खून गायब था, लेकिन कोई घाव नहीं था। सिर्फ गर्दन पर 2 छोटे निशान थे, जैसे किसी ने सुई चुभोई हो। विजय और मनोज एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बूढ़े ने कहानी जारी रखी। फिर दूसरी घटना हुई। एक बुजुर्ग औरत जो अकेली रहती थी, वो एक रात चिल्लाती हुई मिली। उसने कहा कि एक औरत उसके घर में आई थी और उसने उसका खून पी लिया। लोगों ने उसकी बात को बुजुर्गी का भ्रम समझा, लेकिन एक हफ्ते बाद वो औरत मर गई। मरते समय उसने बस एक ही शब्द दोहराया, पिशाचनी। गांव में डर फैल गया। लोग रात को बाहर निकलने से डरने लगे, और तब लोगों की नजर कमला पर पड़ी। लोगों ने देखा कि कमला रात को अक्सर घर से निकल जाती है और सुबह लौटती है, और उसका रंग दिन ब दिन सफेद होता जा रहा था। एक रात गांव के कुछ बहादुर युवकों ने उसका पीछा किया। वो गांव के पुराने किले में गई। युवकों ने देखा कि कमला किले के अंदर एक कमरे में गई। जब वो अंदर गए तो वहां कमला नहीं थी, बल्कि वहां एक औरत थी, जिसके बाल जमीन तक लटके हुए थे, और वो एक बच्चे के शरीर से खून पी रही थी। दोनों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। बूढ़े ने जारी रखा। युवक भागने लगे, लेकिन उस औरत ने उन्हें देख लिया। उसने एक अजीब सी आवाज निकाली, जैसे कोई जानवर चिल्ला रहा हो, और फिर वो गायब हो गई। अगले दिन उनमें से एक युवक मरा मिला। उसकी गर्दन पर भी वही 2 निशान थे। अब गांव वालों को पूरा यकीन हो गया कि कमला ही पिशाचनी है। वो करण के घर पहुंचे और कमला को बाहर निकालने की मांग की। करण ने मना कर दिया। उसने कहा कि कमला उसकी बहन है और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन गांव वाले मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने करण को चेतावनी दी कि अगर वो कमला को नहीं निकालेगा तो वो खुद कार्रवाई करेंगे। करण ने रातों रात कमला को गांव से भगा दिया। लोगों ने सुबह देखा कि करण का घर खाली है। दोनों भाई बहन गायब थे। लोगों ने सोचा कि अब गांव सुरक्षित होगा, लेकिन उनकी गलती निकली, क्योंकि कमला गांव छोड़कर नहीं गई थी। वो गांव के पुराने किले में छिप गई थी, और अब वो और भी खतरनाक हो गई थी, क्योंकि अब उसे छिपने की जरूरत नहीं थी। अगले 1 महीने में गांव के 5 लोग मारे गए।
सबकी मौत एक जैसी थी, गर्दन पर 2 निशान और शरीर में खून की कमी। गांव में आतंक फैल गया। लोग रात को घरों से बाहर नहीं निकलते थे, दरवाजे खिड़कियां बंद रखते थे। तब गांव के मुखिया ने एक फैसला किया। उन्होंने एक साधु को बुलाया जो ऐसी आत्माओं को भगाने में माहिर था। साधु ने गांव का चक्कर लगाया और कहा कि ये कोई साधारण पिशाच नहीं है, ये कर्ण पिशाचनी है। कर्ण पिशाचनी, ये नाम क्यों? विजय ने पूछा। क्योंकि ये पिशाचनी कर्ण की बहन थी और जिस तांत्रिक ने उसे वापस लाया था उसने एक श्राप दिया था। कमला की आत्मा अब हमेशा के लिए एक पिशाच बन चुकी थी और उसे हर रात खून चाहिए था। साधु ने कहा कि इसे रोकना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। साधु ने एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के सबसे बहादुर 10 युवकों को चुना, जिनमें मैं भी शामिल था। हमें किले में जाना था और वहां एक यज्ञ करना था। यज्ञ की अग्नि से कर्ण पिशाचनी को जलाना था, लेकिन इसके लिए एक चीज की जरूरत थी, कर्ण का शरीर। साधु ने बताया कि जब तक कर्ण जीवित है तब तक कर्ण पिशाचनी को नहीं मारा जा सकता, क्योंकि कर्ण और कमला का रिश्ता अब भी जीवित था। कर्ण ने अपनी बहन के लिए जो किया था, उसने एक अदृश्य डोर बांध दी थी जो दोनों को जोड़ती थी। हमने कर्ण को ढूंढना शुरू किया। 3 दिन की खोज के बाद हमने उसे गांव से 10 मील दूर एक गुफा में पाया। वो पागलों की तरह हो चुका था। उसने हमें बताया कि उसे पता था कि उसकी बहन अब एक पिशाच बन चुकी है, लेकिन वो उसे रोक नहीं सकता। उसने कहा कि वो उससे प्यार करता है और चाहे वो कुछ भी बन जाए, वो उसकी बहन है। हमने कर्ण को बांधकर गांव ले आए। साधु ने कहा कि अब यज्ञ किया जाएगा। रात को हम सब किले में गए। साधु ने यज्ञ की अग्नि जलाई और मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। कर्ण को अग्नि के सामने बांध दिया गया। आधी रात के करीब एक अजीब सी हवा चली और फिर वो आई, कर्ण पिशाचनी। बूढ़े की आवाज कांप उठी। मैं आज तक नहीं भूल पाया हूं उस रात का दृश्य। वो हवा में तैरती हुई आई। उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसके होंठ लाल, बहुत लाल। वो कर्ण की तरफ देखकर मुस्कुराई। कर्ण ने कहा, कमला, माफ करना, मैंने तुझे वापस लाना चाहा, लेकिन मैंने तुझे बर्बाद कर दिया। कर्ण पिशाचनी ने कहा, भैया, तुमने मुझे वापस लाकर अच्छा ही किया। अब मैं मजबूत हूं, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। साधु ने मंत्र पढ़ना तेज कर दिया। अग्नि तेज हो गई। कर्ण पिशाचनी चिल्लाई, नहीं, मुझे जलने मत दो। वो कर्ण की तरफ बढ़ी, लेकिन अग्नि की एक दीवार ने उसे रोक दिया। साधु ने कर्ण से कहा, अगर तुम सच में अपनी बहन से प्यार करते हो तो उसे इस अभिशाप से मुक्त करो। तुम्हारा बलिदान ही उसे मुक्ति दे सकता है। कर्ण ने आंखें बंद कर ली। उसने कहा, कमला, माफ करना। और फिर उसने खुद को अग्नि में झोंक दिया। क्या? मनोज चिल्लाया। हाँ, कर्ण जलने लगा। कर्ण पिशाचिनी एक जोरदार चीख के साथ गिर पड़ी। वो तड़पने लगी जैसे उसे भी आग लग गई हो। साधु मंत्र जारी रखे। धीरे धीरे कर्ण का शरीर जलकर राख हो गया और कर्ण पिशाचिनी भी शांत हो गई। जब आग बुझी तो वहां कर्ण की राख के अलावा कुछ नहीं था। कर्ण पिशाचिनी गायब हो चुकी थी। साधु ने कहा कि वो मर चुकी है। कर्ण के बलिदान ने उसे मुक्ति दी थी। बूढ़े ने गहरी सांस ली। उस रात के बाद गांव में शांति लौट आई। कोई मौत नहीं हुई। लोग खुश थे, लेकिन मैं नहीं था। क्यों? विजय ने पूछा। क्योंकि मैंने देखा था, उस रात जब सब लोग चले गए तो मैं वहां रुका रहा। मैंने देखा कि कर्ण की राख से एक छाया निकली। वो कर्ण पिशाचिनी की छाया थी। वो हवा में तैरती हुई दूर चली गई। साधु ने कहा था कि वो मर गई है, लेकिन मैं जानता था कि वो नहीं मरी थी, वो सिर्फ कमजोर हो गई थी। और फिर? मनोज ने पूछा। मैंने गांव छोड़ दिया, जोधपुर चला गया, लेकिन मैं हर साल इस गांव में आता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि कर्ण पिशाचिनी अभी भी जीवित है। वो हर 30 साल बाद वापस आती है। 30 साल बाद? विजय ने पूछा। 1965 से 30 साल बाद 1995, यानी अगले साल? नहीं, बूढ़े ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। 1994, इसी साल, आज रात।
दोनों दोस्तों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। बूढ़े ने जारी रखा, मैं आज इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे पता था कि वो आज रात वापस आएगी और उसे नए शिकार चाहिए, तुम दोनों जैसे युवा ताकतवर शिकार। विजय और मनोज एक दूसरे की तरफ देखने लगे। विजय ने कहा, लेकिन आप हमें ये सब क्यों बता रहे हैं? बूढ़े ने मुस्कुराया, एक अजीब सी भयानक मुस्कान, क्योंकि तुम दोनों मेरे शिकार हो। क्या? दोनों एक साथ चिल्लाए। हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला, मैं ठाकुर बलवंत सिंह नहीं हूं, मैं करण सिंह हूं। दोनों दोस्त स्तब्ध रह गए। बूढ़े ने जारी रखा, उस रात जब मैंने खुद को आग में झोंका तो मैं नहीं मरा। साधु के मंत्रों ने मुझे और मेरी बहन को एक कर दिया। अब हम एक ही हैं, मैं करण भी हूं और कर्ण पिशाचिनी भी। हम एक शरीर में दो आत्माएं हैं और हमें हर 30 साल बाद दो युवाओं के खून की जरूरत होती है ताकि हम जीवित रह सकें। बूढ़ा उठ खड़ा हुआ। अब उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं, उसके बाल लंबे होते जा रहे थे और हवा में लहराने लगे थे। तुम दोनों ने मेरी कहानी सुनी, अब तुम्हारी बारी है मेरी भूख शांत करने की। विजय और मनोज भागने लगे, लेकिन बूढ़ा, जो अब बूढ़ा नहीं रहा था बल्कि एक डरावनी स्त्री में बदल चुका था, उनके सामने प्रकट हो गया। तुम कहां भागोगे? उसने कहा। अब उसकी आवाज औरत की आवाज थी। ये रेगिस्तान है, कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद के लिए। हमारे साथ क्या करोगे? मनोज ने डरते हुए पूछा। तुम्हारा खून पीऊंगी, तुम्हारी जवानी मुझे और ताकत देगी, कर्ण पिशाचिनी ने कहा। विजय ने एक पत्थर उठाया और उसकी तरफ फेंका, लेकिन पत्थर उसके शरीर से होकर निकल गया जैसे वो कोई छाया हो। तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। कर्ण पिशाचिनी हंसी। मैं न शरीर हूं न आत्मा, मैं एक श्राप हूं। वो दोनों के करीब आई। उसके लंबे बाल अब हवा में लहरा रहे थे। उसने विजय की तरफ हाथ बढ़ाया। विजय ने देखा कि उसकी उंगलियों के नाखून लंबे और नुकीले थे जैसे चाकू। तभी मनोज ने कुछ याद किया। विजय, दादी ने कहा था कर्ण पिशाचिनी को लोहे से डर लगता है। विजय को याद आया। उसने अपनी जेब से एक छुरा निकाला जो वो हमेशा रखता था। वो लोहे का था। जैसे ही विजय ने छुरा निकाला, कर्ण पिशाचिनी पीछे हट गई। लोहा नहीं, चलो, विजय ने चिल्लाकर कहा और दोनों भागने लगे। दोनों दोस्त रेत के टीलों पर भाग रहे थे। पीछे से कर्ण पिशाचिनी की चीखें सुनाई दे रही थीं। तुम भाग नहीं सकते, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। वो गांव की ओर भागे, लेकिन गांव अभी दूर था। रेत में भागना मुश्किल था। उनके पैर रेत में धंसते जा रहे थे। विजय, मैं नहीं भाग सकता, मनोज ने हांफते हुए कहा। कोशिश करो, हमें गांव तक पहुंचना है। तभी उन्होंने देखा कि सामने से कुछ आ रहा है। ये कर्ण पिशाचिनी थी जो हवा में तैरती हुई उनके सामने आ गई। तुमने सोचा कि लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा मुझे रोक देगा? वो हंसी। मैंने सैकड़ों सालों से लोहे के हथियार देखे हैं, अब मैं उनसे नहीं डरती। विजय ने छुरा उसकी तरफ फेंका। छुरा उसके शरीर से होकर निकल गया और रेत में गिर गया। अब तुम्हारे पास क्या है? कर्ण पिशाचिनी ने पूछा। दोनों दोस्त निराश हो गए। उनके पास अब कोई हथियार नहीं था। कर्ण पिशाचिनी करीब आई। उसने मनोज की तरफ हाथ बढ़ाया। तभी एक आवाज आई, रुक जा। गांव के लोग, जो शायद कुत्तों के भौंकने से जाग गए थे, टॉर्च लेकर वहां पहुंचे। उनके हाथों में लोहे के हथियार थे, लाठियां, तलवारें, छुरे। कर्ण पिशाचिनी पीछे हट गई। तुम सब आ गए? अच्छा हुआ, अब मेरे लिए और खून मिल जाएगा। गांव के मुखिया, एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे आए। हम तुझे जानते हैं करण, हमने तुझे पहचान लिया है। तू हर 30 साल बाद आता है, लेकिन इस बार तुझे नहीं जाने देंगे। तुम मुझे क्या करोगे? कर्ण पिशाचिनी ने हंसते हुए कहा। तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं अमर हूं। हम तुझे मारने नहीं आए हैं, मुखिया ने कहा, हम तुझे बांधने आए हैं। गांव वालों ने एक जाल फेंका जो लोहे की जंजीरों से बना था। कर्ण पिशाचिनी उसमें फंस गई। वो चिल्लाने लगी, आ लोहा, ये जल रहा है, इसे ले चलो, मुखिया ने कहा। गांव वाले कर्ण पिशाचिनी को लेकर चल दिए। विजय और मनोज हैरान थे। आप उसे कहां ले जा रहे हैं? विजय ने पूछा। उसी किले में जहां 30 साल पहले हमने उसे भगाने की कोशिश की थी, मुखिया ने कहा। इस बार हम उसे हमेशा के लिए बांध देंगे। सब लोग पुराने किले में पहुंचे। किले के अंदर एक गुप्त कमरा था जिसे सालों से बंद रखा गया था। मुखिया ने दरवाजा खोला। अंदर एक कमरा था जिसकी दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। ये कमरा सैकड़ों साल पुराना है, मुखिया ने बताया। इसका निर्माण ही इसलिए हुआ था कि ऐसी आत्माओं को बांधा जा सके। गांव वालों ने कर्ण पिशाचिनी को कमरे के बीचों बीच खड़ा किया, फिर उन्होंने उसे लोहे की जंजीरों से बांध दिया। कर्ण पिशाचिनी चिल्ला रही थी, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं वापस आऊंगी।
नहीं, मुखिया ने कहा, इस बार नहीं, इस बार हम तुझे हमेशा के लिए बांध देंगे। गांव के पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। दीवारों पर बने चिन्ह चमकने लगे। कर्ण पिशाचिनी की चीखें तेज हो गईं। नहीं, मुझे मत बांधो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, धन दूंगी, ताकत दूंगी। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। मंत्र जारी रहे। धीरे धीरे कर्ण पिशाचिनी शांत हो गई। उसका शरीर पतला होता गया और अंत में वो एक काले धुएं में बदल गई। धुआं लोहे की जंजीरों में समा गया। सब कुछ शांत हो गया। क्या हुआ? मनोज ने पूछा। हमने उसे बांध दिया है, मुखिया ने कहा। अब वो इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन ये बंधन हमेशा के लिए नहीं है। 30 साल बाद जंजीरें कमजोर पड़ जाएंगी और वो फिर से आजाद होने की कोशिश करेगी। तो फिर ये समस्या हमेशा बनी रहेगी? विजय ने पूछा। हाँ, जब तक कोई उसे पूरी तरह नहीं मार देता तब तक वो हर 30 साल बाद वापस आएगी। अगले दिन विजय और मनोज मुखिया के घर पर थे। आपको कैसे पता चला कि कर्ण पिशाचिनी आएगी? विजय ने पूछा। क्योंकि हम जानते थे कि इस साल 30 साल पूरे हो रहे हैं, मुखिया ने कहा। हमने पहले से ही तैयारी कर रखी थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो तुम दोनों को शिकार बनाएगी। वो बूढ़ा आदमी, वो करण सिंह था? मनोज ने पूछा। हाँ, करण सिंह की आत्मा अब कर्ण पिशाचिनी का हिस्सा है। वो अपने शिकार को लुभाने के लिए एक बूढ़े आदमी का रूप धारण करती है और फिर अपना असली रूप दिखाती है। क्या वो सच में अमर है? हाँ, जब तक कोई उसे पूरी तरह नहीं मार देता। लेकिन उसे मारने का एक ही तरीका है, उसके भाई की आत्मा को मुक्त करना। करण की आत्मा? हाँ, करण की आत्मा उससे जुड़ी हुई है। अगर करण की आत्मा को मुक्ति मिल जाए तो कर्ण पिशाचिनी भी मुक्त हो जाएगी। लेकिन इसके लिए करण की आत्मा को स्वेच्छा से जाना होगा, और वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो अपनी बहन से प्यार करता है। विजय ने सोचा, तो फिर ये चक्र हमेशा चलता रहेगा? जब तक कोई करण की आत्मा को समझा नहीं पाता कि उसकी बहन के लिए सबसे अच्छा क्या है, तब तक हाँ। विजय और मनोज ने फैसला किया कि वो इस चक्र को तोड़ेंगे। उन्होंने गांव वालों से कहा कि वो करण की आत्मा से बात करना चाहते हैं। ये बहुत खतरनाक है, मुखिया ने कहा। करण की आत्मा पूरी तरह से कर्ण पिशाचिनी में विलीन हो चुकी है। अगर तुम उससे बात करने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें मार सकती है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए, विजय ने कहा। नहीं तो हर 30 साल बाद ये गांव खतरे में रहेगा। गांव वालों ने हाँ कह दी। उन्होंने विजय और मनोज को किले के उस कमरे में ले गए जहां कर्ण पिशाचिनी बंद थी। कमरे के अंदर हवा ठंडी थी। लोहे की जंजीरों में काले धुएं का गुबार कैद था जो हिलता डुलता रहता था। करण, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। जंजीरों में हलचल हुई। एक आवाज आई, कौन हो तुम? हम इस गांव के लोग हैं, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। मदद? तुम मेरी क्या मदद करोगे? हम तुम्हें और तुम्हारी बहन को मुक्ति दिलाना चाहते हैं। मुक्ति? हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें तो खून चाहिए, ताकत चाहिए। लेकिन यह सही नहीं है, मनोज ने कहा। तुमने अपनी बहन से प्यार किया, इसलिए उसे वापस लाया। लेकिन अब तुम उसका जीवन नहीं बल्कि मौत बन गए। क्या यही चाहते थे तुम? मैं कुछ नहीं चाहता था, मैं सिर्फ अपनी बहन को वापस चाहता था। लेकिन वो वापस नहीं आई करण, विजय ने कहा। जो वापस आई वो तुम्हारी बहन नहीं है, वो एक राक्षस है, और तुम भी अब एक राक्षस बन गए हो। क्या तुम्हारी बहन यही चाहेगी? क्या वो चाहेगी कि तुम एक राक्षस बनो? जंजीरों में हलचल बढ़ गई। नहीं, वो नहीं चाहेगी। तो फिर उसे जाने दो करण, उसे मुक्ति दो और खुद को भी मुक्ति दो। एक लंबी खामोशी के बाद करण की आवाज आई, तुम सही कह रहे हो। मैंने एक गलती की और अब मैं उसे सुधारना चाहता हूं। क्या करोगे? मनोज ने पूछा। मैं जाऊंगा, लेकिन मेरी बहन को भी लेकर जाऊंगा। हम दोनों इस संसार से चले जाएंगे। लेकिन क्या तुम ऐसा कर पाओगे? हाँ, क्योंकि अब मैं तैयार हूं। करण ने गांव वालों से कहा कि वो जंजीरें खोल दें। मैं वादा करता हूं कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं बस जाना चाहता हूं। गांव वालों ने हिचकिचाते हुए जंजीरें खोल दी। काले धुएं ने एक आकृति ली। वो करण था, लेकिन अब वो एक साधारण आत्मा की तरह दिख रहा था। धन्यवाद, करण ने कहा। अब मैं जा सकता हूं। मेरी बहन भी मेरे साथ आएगी। उसने अपने हाथ बढ़ाए। जंजीरों से एक और आकृति निकली, एक औरत की आकृति। वो कमला थी। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए।
फिर वो धीरे धीरे हवा में घुलने लगे और अंत में वो पूरी तरह से गायब हो गए। कमरे में शांति छा गई। क्या वो चले गए? मनोज ने पूछा। हाँ, अब वो मुक्त हैं और हम भी मुक्त हैं। कर्ण पिशाचनी की कहानी खत्म हो चुकी थी। विजय और मनोज ने एक ऐसा रहस्य जान लिया था जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा। लेकिन कहानी का एक हिस्सा अभी भी अनसुलझा था। वो बूढ़ा आदमी जिसने उन्हें कहानी सुनाई थी, वो कौन था? क्या वो सच में करण सिंह था या कोई और? एक रात विजय ने सपना देखा। वो उसी टीले पर बैठा था जहां उसने पहली बार बूढ़े को देखा था। बूढ़ा वहां खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। तुम कौन हो? विजय ने सपने में पूछा। मैं वो हूं जो तुम्हें कहानी सुनाने आया था। मैं करण नहीं हूं, मैं वो साधु हूं जिसने 30 साल पहले करण और कमला को बचाने की कोशिश की थी। तुम? लेकिन तुम तो... मैं मर गया था। हाँ, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी यहां है। मैं हर 30 साल बाद आता हूं ताकि लोगों को चेतावनी दे सकूं। इस बार मैंने तुम दोनों को चुना और तुमने वो कर दिखाया जो मैं नहीं कर पाया। तुमने करण और कमला को मुक्ति दिला दी। तो अब तुम भी जा सकते हो? हाँ, अब मैं भी जा सकता हूं। धन्यवाद। और फिर बूढ़ा गायब हो गया। विजय की आंख खुल गई। वो समझ गया कि सच्चाई क्या थी। जिससे वो कहानी सुन रहे थे वो खुद एक आत्मा थी, एक ऐसी आत्मा जो दूसरों को बचाने के लिए वापस आती रही। और अब वो भी मुक्त हो चुकी थी। पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि वो बूढ़ा आदमी कौन था? क्या वो सच में ठाकुर बलवंत सिंह था, या फिर वो साधु था जिसकी आत्मा भीतर भटक रही थी, या फिर क्या वो खुद कर्ण पिशाचनी तो नहीं था? मैंने गांव के लोगों से पूछा, उनमें से किसी ने भी ठाकुर बलवंत सिंह नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जाना। तो फिर वो कौन था? क्या वो आज भी किसी और को कहानी सुनाने जा रहा है? कहीं आपके गांव में तो नहीं? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो डरावनी कहानियां पसंद करते हैं। अगली वीडियो में मैं लेकर आऊँगा एक और डरावनी कहानी, उत्तराखंड के एक ऐसे जंगल की जहां लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और याद रखिए, अगर कभी कोई बूढ़ा आदमी आपको रात में कोई कहानी सुनाने लगे तो उससे पूछ लीजिएगा, आप कौन हो?